शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक गोलवरकर की हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा एक आलोचनात्मक समीक्षा के पिछले एपिसोड में हमने गोलवरकर के नस्ल के बचाव के संदर्भ में जिन विचारों के ऊपर चर्चा करी उन्हें एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की दृष्टि से कहीं भी स्वस्थ नहीं ठहराया जा सकता। गोलवरकर अपने लेखन के जरिए स्पष्ट तौर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि जिस प्रकार हिटलर ने जर्मनी में और मुसोलिनी ने इटली में फांसीवाद और नाजीवाद को बढ़ावा दिया और नस्ली सफाया किया अल्पसंख्यकों का, वे बिल्कुल सही था। और हिंदू राष्ट्र यदि बनता है तो इसी तर्ज पर वे अल्पसंख्यकों को ट्रीट करेंगे। अल्पसंख्यकों को यदि इस देश में रहना है, यदि ये देश हिंदू राष्ट्र बनता है तो उन्हें हिंदुओं के वर्चस्व को स्वीकार करते हुए ही रहना पड़ेगा और किसी भी तरह के नागरिक अधिकार की अपेक्षा नहीं रखनी होगी। इन सभी बातों के ऊपर हमने पिछले एपिसोड में चर्चा करी थी और साथ ही ये भी जाना था कि सावरकर के विचार भी हूबहू यही थे और हिंदुत्व पढ़ते वक्त हमने इन सब चीजों को एक्सप्लेन भी किया था। तो अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और पिछले एपिसोड में हमने इसका सब टॉपिक नाजीवाद जर्मनी और फांसीवाद इटली की नस्ली सिद्धांत का गुणगान को अधूरा छोड़ दिया था, उसे हम इस एपिसोड में पूरा करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। गोलवरकर और सावरकर फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ यहूदियों का समर्थन करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हम यहाँ ये पाते हैं कि वे न केवल हिटलर द्वारा यहूदियों के सफाये से प्रसन्न हो रहे थे और इस जनसंहार का उत्सव मना रहे थे, बल्कि हिंदू राष्ट्र से अल्पसंख्यकों से मुक्ति पाने के लिए यही रास्ता अपनाने का आह्वान भी कर रहे थे। तो पिछले एपिसोड में भी हमने इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करी थी, जब गोलवरकर अपनी लेखन के जरिए स्पष्ट तौर पर यह भाव व्यक्त करते हैं कि अल्पसंख्यकों को हिंदुओं के रहमो करम पर ही अब इस देश में रहना होगा यदि हिंदू राष्ट्र ये बनता है तो हिंदू राष्ट्र का क्या कॉन्सेप्ट है और ये कहाँ से आ रहा है और ये कितनी क्रूरता के ऊपर टिका हुआ है, अब ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आगे गोलवरकर के विचार हैं जिन्हें मैं पढ़ रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। जर्मन नस्ल का गर्व आज चर्चा का विषय बन गया है। नस्ल तथा उसकी संस्कृति की शुद्धता बनाए रखने के लिए देश को सामी नस्लों यहूदियों से स्वच्छ करके जर्मनी ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। यहाँ नस्ल का गौरव अपने सर्वोच्च रूप में अभिव्यक्त हुआ है। जर्मनी ने यह भी दिखा दिया है कि किस तरह ऐसे नस्लों तथा संस्कृतियों का जिनकी भिन्नताएं उनकी जड़ों तक जाती हैं, एक एकीकृत समग्रता में घुलना मिलना लगभग असंभव ही है। ये हिंदुस्तान में हमारे लिए एक अच्छा सबक है कि सीखे और लाभान्वित हों। फुटनोट 40। वही पृष्ठ संख्या 73 और 74, मतलब जब हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे गोलवरकर की ओरिजिनल राइटिंग का जो हिंदी ट्रांसलेशन है, तो उसमें पेज नंबर 73 और 74 पे ये बात स्पष्ट तौर पर मेंशन है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। एक खास घटना का जिक्र यहाँ करना चाहूंगी। मणिपुर में स्त्री को नग्न घुमाए जाने वाली जो घटना है वो सेम इसी चीज का रिफ्लेक्शन है जिसकी बात यहाँ पर गोलवरकर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपने मणिपुर के इस चित्र के साथ साथ एक और चित्र वायरल होता हुआ देखा होगा, जर्मनी का। किस तरह एक यहूदी स्त्री अर्धनग्न अवस्था में आगे आगे बदहवास भाग रही है और पीछे पीछे जो है फांसीवादी भीड़ उसके कपड़े नोचने के लिए उसके पीछे भाग रही है। तो इन दोनों ही तस्वीरों को यदि आप को रिलेट करें तो आपको समझने में आसानी होगी कि देश के जो मौजूदा हालात हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है। फासिस्ट इटली और नाजीवादी जर्मनी की प्रशंसा करने वाले गोलवरकर अकेले नहीं थे। उनके प्रेरणा स्रोत और हिंदुत्व की अवधारणा के जनक सावरकर भी हिटलर और मुसोलिनी के बड़े प्रशंसक थे। 1940 में मदुरै तमिलनाडु में हिंदू महासभा के 22वें अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने क्या कहा। अब यहाँ पर सावरकर के राइटिंग्स के हवाले से शमसुल इस्लाम जी ने लिखा है, इसकी कोई वजह नहीं है कि हिटलर को इसलिए राक्षस मान लिया जाए कि वे नाजी विचारों को मानता है, या चर्चिल की इसलिए प्रशंसा की जाए कि वह खुद को डेमोक्रेटिक कहता है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि जिन परिस्थितियों में जर्मनी को डाल दिया गया था उसमें नाजीवाद निस्संदेह रूप से जर्मनी का मुक्तिदाता सिद्ध हुआ। फुटनोट 41। वी.डी. सावरकर की संकलित रचनाओं का संग्रह समग्र सावरकर मौंगमय हिंदू राष्ट्र दर्शन खंड 6 पृष्ठ संख्या 418 महाराष्ट्र प्रांतिक हिंदू महासभा
1963। तो यहाँ पर आप इस राइटिंग के जरिए क्रॉस चेक कर सकते हैं सावरकर के विचारों को। सावरकर ने देश के किसी भी हिस्से से की गई फांसीवाद या नाजीवाद की आलोचना को पसंद नहीं किया। तो अब यहाँ पर इसके आगे की जो चर्चा है उसको ध्यान से सुनिएगा। जब जवाहरलाल नेहरू ने इन दो सर्वसत्तावादी सिद्धांतों की तीखी आलोचना की तो सावरकर ने प्रति उत्तर दिया, हम सिर्फ अपनी अकादमिक अभिरुचि के चलते जर्मनी, जापान या रूस को ये आदेश देने वाले कौन होते हैं कि वे प्रशासन की किसी खास नीति का चुनाव करें। तो मतलब स्पष्ट तौर पर मान रहे हैं कि नेहरू जो है वो पढ़ाई लिखाई से की तरफ उनका रुझान था और वे इस देश को एक शिक्षित राष्ट्र बनाना चाहते थे। निश्चित तौर पर हिटलर पंडित नेहरू से बेहतर ये जानते हैं कि जर्मनी के लिए क्या सही है। यह तथ्य है कि जर्मनी या इटली नाजीवाद या फाजीवाद की जादुई छड़ी के स्पर्श से इतने आश्चर्यजनक रूप से उभरे हैं और अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली हुए हैं, ये साबित करने के लिए काफी है कि वे राजनीतिक विचारधाराएं उन देशों के स्वास्थ्य के लिए सबसे अनुकूल दवाएं हैं। फुटनोट 42, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली 22 जनवरी 2000 में मार्जिया कैसेलारी का आलेख हिंदुत्व फॉरेन टाई-अप इन 1930 आर्काइवल एविडेंस पेज 223। तो ये बाकायदा एविडेंस के तौर पर मेंशन है। अब कितनी गलत बात है कि इस जनसंहार को ये दवाई ठहरा रहे हैं। किसी भी लिहाज से एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह के विचार जो है वो सही नहीं कहे जा सकते। ये मेरी राय है, आपकी राय से भिन्न भी हो सकती है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइएगा। गोलवर्कर की ही तरह सावरकर भी हिटलर के यहूदी विरोधी जनसंहार को जायज ठहराने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। 14 अक्टूबर 1938 को उन्होंने भारत में मुसलमानों जैसे अल्पसंख्यकों की समस्या सुलझाने के लिए इसी तरह के एक समाधान की ओर इशारा किया। अब सावरकर की राइटिंग है आगे, वह राष्ट्र वहां रह रही बहुसंख्या से बनता है। जर्मनी में यहूदी क्या कर रहे थे? क्योंकि वे अल्पसंख्यक थे इसीलिए उन्हें जर्मनी से बाहर निकाल दिया गया। फुटनोट 43। माफ कीजिएगा, ऐसे खतरनाक विचार पढ़ते पढ़ते मेरा खुद का गला सूखने लगा है। मैं फुटनोट 43 आपके लिए पढ़ देती हूं। ऊपर उद्धृत लेख से ही कैसेलारी ने महाराष्ट्रीय हिंदू राष्ट्रवादी नेताओं और इटली के फांसीवादियों के बीच संपर्क सूत्र खोजने की दिशा में अग्रणी कार्य किया है। वे लिखती हैं कि भारतीय हिंदू राष्ट्रवादियों की फांसीवादी और मुसोलिनी में रुचि को कुछ लोगों तक सीमित एक आकस्मिक जिज्ञासा की तरह बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, बल्कि इटली के फांसीवादी और इसके तानाशाह पर केंद्रित उस ध्यान की परिकाष्ठा के रूप में देखा जाना चाहिए जिसके लिए फांसीवाद एक रूढ़िवादी क्रांति की तरह था। तो मतलब विदेशियों ने यहाँ पर जो सर्च किया है उसके आधार पर वे लोग भी इस बात को समझ पा रहे थे कि ये विचार जो हैं मुट्ठी भर लोगों के विचार ना समझे जाएं। मुट्ठी भर लोगों के विचार जो है किस तरीके से जंगल में आग की तरह फैल सकते हैं उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। और यही सब चीजें जो हैं 1992 में बाबरी मस्जिद ढहा देने के समय भी यही माहौल था। आगे कैसेलारी नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और लाइब्रेरी में उपलब्ध B.S. मुंजे की उस डायरी का हवाला देती हैं जिसमें उन्होंने 19 मार्च 1931 में मुसोलिनी से हुई अपनी मुलाकात का विस्तृत ब्यौरा दिया है। इस यात्रा के लौटने के बाद से मुंजे हिंदुओं के सैन्यकरण की योजना बनाने के लिए हेडगेवार के निकट संपर्क में रहे। गोलवरकर की हिटलर और मुसोलिनी की प्रशंसा उनके इस विश्वास का परिणाम थी कि क्रूर शक्ति हमेशा से ही पूजनीय है। ये हमेशा हिंदुत्व की राजनीति का प्रमुख अंग रही है। तो शायद इसीलिए जो है इनके देवी देवताओं के हाथों में जो भयानक हथियार होते हैं वो शायद इसी सोच या इसी विश्वास का रिफ्लेक्शन होता है। सबसे शक्तिशाली की स्तुति करते हुए वे कहते हैं, संसार में केवल शक्तिशाली की पूजा होती है। पिछले युद्ध के पूर्व जब इंग्लैंड शक्तिशाली था, हमारे लोग, ध्यान दीजिएगा, हमारे लोग अंग्रेजों का अनुकरण और उनकी प्रशंसा करते थे। परंतु जब युद्ध के काल में कुछ समय ऐसा लगा कि जर्मनी जीत जाएगा तो वे लोग हिटलर और नाजीवाद की उपासना करने लगे। हम ऐसे व्यक्तियों से परिचित हैं जो कि आजकल हिटलर और नाजीवाद की निंदा
सब उसे जोर शोर से करते हैं, परंतु जो उन दिनों में समादर की भावना से गुप्त रूप से अपने रेडियो से जर्मनी का समाचार सुना करते थे, जर्मन आक्रमण के 2 सप्ताह के भीतर फ्रांस के पतन की खबर से वे कितने प्रसन्न हुए थे। यही संसार की रीति है, दुर्बल के स्वर की कोई तनिक भी चिंता नहीं करता। यही इनकी आइडियोलॉजी है। जो कमजोर है उसका उत्थान किसी भी तरीके से होना ही नहीं चाहिए, उसकी आवाज सुनी ही नहीं जानी चाहिए। तो आप जो देश में इस वक्त देख रहे हैं, जगह जगह जो आंदोलन हो रहे हैं, किसानों के ऊपर किस तरीके से बर्बरता से पैलेट गन द्वारा जो है हमला किया जा रहा है, ड्रोन कैमरों द्वारा उन पर बम बरसाए जा रहे हैं, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, उनको घायल किया जा रहा है, और यूनिवर्सिटीज में किस तरह की इरेगुलरिटीज हैं, डॉक्टर रितु के आंदोलन से आप इस चीज को समझ सकते हैं। बहुत समय पहले हमारे पूर्वजों ने घोषित किया था कि निर्धनों और दुर्बलों की इच्छाएं हवा में महल बनाने के समान हैं। उत्पद्यन्ते विलीयन्ते दरिद्राणां मनोरथः। फुटनोट 44। गोलवरकर विचार नवनीत, पृष्ठ 268। तो इनके पूर्वजों ने भी यही किया है। देश की तरक्की में ये लोग हमेशा बाधक रहे हैं। कभी भी कोई ऐसा काम इन्होंने नहीं किया जिससे कि गरीब जनता का उत्थान हो। ये लोग इस बात को खुद मेंशन कर रहे हैं अपने लेखन में। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये गोलवरकर की राइटिंग्स कह रही हैं। यहां ये जान लेना भी प्रासंगिक होगा कि गोलवरकर या आरएसएस एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत का स्वप्न नहीं देखते थे। लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत उन्हें लगातार ये मांग की कि भारत में एक सर्वसत्तावादी सरकार होनी चाहिए। वर्ष 1940 में रेशम बाग स्थित संघ के मुख्यालय में आरएसएस के 1350 उच्च स्तरीय कार्यकर्ताओं के बीच बोलते हुए गोलवरकर ने घोषणा की थी कि एक ध्वज के नीचे एक नेता के मार्गदर्शन में और एक विचार से अनुप्राणित होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्व की प्रखर ज्योति इस विशाल भूमि के कोने कोने में प्रज्वलित कर रहा है। फुटनोट 45। श्री गुरुजी समग्र दर्शन, खंड 1, पृष्ठ 11, भारतीय विचार साधना, नागपुर 1981। वन नेशन वन थ्योरी। ये सारी बातें कहां से आ रही हैं अब आपको समझ जाना चाहिए। और हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्र किन के कंधों पर चढ़कर आने वाला है, इस चीज के ऊपर भी गौर कीजिए। और यदि हिंदू राष्ट्र आया तो यहाँ के हालात कैसे होंगे। सिर्फ अल्पसंख्यकों को तो छोड़ दीजिए, उनकी बात नहीं है। जो यहाँ पर दमित शोषित हैं, दलित हैं, अस्पृश्य हैं, शूद्र हैं, उनका भी क्या हश्र होगा, ये भी आप समझ लीजिए इनके लेखन से। एक ध्वज, एक नेता और एक विचारधारा का ये नारा सीधे यूरोप की नाजीवादी और फांसीवादी पार्टियों के कार्यक्रम से उधार लिया गया था। आज का ये एपिसोड मैं यहीं विराम करती हूं। अगले एपिसोड में हम अगले सब टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे, जो है हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा और यूरोप के नस्लवादी सिद्धांत। आज के लिए इतना ही। ये सारे एपिसोड्स आपको कैसे लग रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा, और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में अम्बेडकर नामा का सहयोग करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, करवाते रहें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।